Facebook live started Acharya. धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। गुरुकुल के विषय पर पीछे हम देख रहे थे कि पेरेंटिंग, गृह शिक्षा ये बहुत आवश्यक है। यदि गृह शिक्षा घर पे बालकों को न दी जाए या न उसको कहीं मोड़ दिया जाए, कोई लक्ष्य या ध्येय उसके जीवन में न दिया जाए, तो उसके क्या घातक परिणाम आते हैं वो हम हमारे देश में और विदेशों में भी देख सकते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण इसके ऊपर दे दिए हैं कि इसके क्या क्या परिणाम हैं। बाकी का सारा जीवन हमारा नरक तुल्य बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुख किसी से मिलता है तो वो मनुष्य से ही मिलता है, और सबसे ज्यादा दुख भी किसी से मिलता है तो भी वो मनुष्यों से ही मिलता है। आपने ये कभी देखा मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान कोई पशु से, प्राणी से या पक्षियों से, कुदरती आपदाओं से नहीं होता है। उसका कहीं ना कहीं वो इलाज ढूंढ निकालता है। कितना भी बड़ा रोग आया तो उसका कहीं ना कहीं इलाज निकल जाता है। अभी हमने कोरोना का ही देखा, आया तब ऐसा था कि अब तो लगता है ये बीमारी जाएगी ही नहीं। दिन प्रतिदिन इतने केस, इतने केस, इतने केस। अब देखिए अब कुछ है ही नहीं। अब लगभग भूल भी जाएंगे 6-10 महीने में। ऐसे ही वन्य प्राणियों से पहले परेशानी थी हमको, कोई आपदाओं से परेशानी थी तो उसका हल निकल पाए। आज तक जो हल नहीं निकल पाया है वो मनुष्य से, जो मनुष्य को परेशानी है उसका हल आज तक नहीं दुनिया में। वो आज तक ऐसी ही है, बल्कि बड़ी है। वो हमने देख लिया अभी अफगान में कि कितनी परेशानी मनुष्य से मनुष्य की होती है। ये भूकंप नहीं, कोरोना भी देखिए, कोरोना से भी बड़ी आपदा लगी उस समय। कोरोना तो कुछ नहीं है, इतने लोग एयरपोर्ट पर आ गए, हमारे सामने है सब कुछ। और ये ही सभी कहानी हमारी है। हमको आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है मनुष्य को, वो मनुष्यों से ही होती है। और इसके लिए मनुष्य को ढालना ये अनिवार्य बात बन जाती है। पशु को न ढाले उसके लिए कोई बड़ी आपदा नहीं खड़ी करता है। पक्षी, पशु, वनस्पति, ये सभी सृष्टि वो एक सहज प्रेरणा, इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, उससे जीती है। लेकिन मनुष्य है, उसका मन है, उसके पास बुद्धि है, उसके पूर्व के बहुत सारे संस्कार है, उसके पास अपना कर्तृत्व है, तो उसको एक दिशा देनी बहुत आवश्यक हो जाती है। तो बालकों में भी वो अनंत शक्ति है। यदि दिशा नहीं देते हैं तो वो विपरीत मार्ग से जब निकलती है तो बहुत सारे परेशानियां, उपद्रव खड़ा करती है। वो भारतीय मनीषियों ने सबसे पहले जाना कि मनुष्यों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है किसी से भी तो वो मनुष्य से होती है। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, और वो भी सबसे नजदीकी मनुष्यों से सबसे ज्यादा हो सकती है। इसके लिए कोई दुश्मन ने कुछ कहा और अटैक आ गया किसी को, या हृदयाघात हो गया, या कुछ हो गया, ऐसा कहीं ही सुनने को आता है, हमको लगभग नहीं आता है। लेकिन बेटे ने कुछ कह दिया, बेटे की बहू ने कुछ कह दिया, घर पे कंकास हो गया, पति पत्नी के बीच में कुछ हो गया, माता पिता और पुत्र पुत्री के बीच में कुछ हो गया, दोनों भाइयों के बीच में कुछ हो गया, और बहुत लोगों को अटैक आया, पागल तक बन गए, बहुत लोग स्ट्रेस में आ गए, बहुत लोगों को रोग हुआ। ऐसे सैकड़ों केसेस रोज बनते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है
कि मनुष्यों को यदि उचित शिक्षा न दी जाए तो अनेक लोगों के परेशानी का कारण बन सकता है। वो न बने इसके लिए ऋषि मुनियों ने परिवार व्यवस्था के लिए कुछ शिक्षाएं निहित कर दी थी। उसके सिखाने के लिए आचार्य को निहित किया था। वो शिक्षा बहुत जरूरी होती है। कुछ शिक्षा स्त्रियों के लिए बहुत अनिवार्य या तो जरूरी है, कुछ शिक्षा पुरुषों के लिए अनिवार्य और जरूरी है, दोनों के लिए। क्योंकि ये सभी एकत्र कहीं पर जंगल में रहते होते तब तो कोई परेशानी नहीं थी, एक समाज में एकजुट एक साथ रहते। तो यदि वो शिक्षा नहीं है उसमें साथ रहने की, क्योंकि मनुष्य ने अभी तारों पर जाने की विद्या सीख ली, नदी में तैरने की विद्या सीख ली। पहले तैर कर जाना पड़ता था, अभी नौका निकाली, नौका के बाद अभी स्टीमर निकाली। पूरा का पूरा पानी, मछली भी उतना नहीं तैर सकती है पानी में, उतनी दूर नहीं जा सकती अफ्रीका तक या यूरोप तक। वो समुद्र के मार्ग से हम लोग जा सकते हैं। कोई भी पक्षी ऊंचा से ऊंचा आकाश में यहाँ से अमेरिका तक नॉन स्टॉप नहीं उड़ सकता है, वो भी हम उड़ सकते हैं। ऐसे साधनों की रचना की। तो पृथ्वी पर जल में कैसे जाना है वो तो सीख लिया मनुष्य, आकाश में उड़ना कैसे वो भी सीख लिया, लेकिन धरती पर जीना कैसे है वो अभी तक मनुष्य नहीं सीख पाया है। इसके लिए धरती पर की समस्या ऐसी की ऐसी नहीं लेकिन बढ़ती गई है। इसके लिए यहाँ पर उपाय भारत में ऋषि मुनियों ने वो निकाला, वो है गृह शिक्षा, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण। तो एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो सारे समस्याओं का हल है। और वो बचपन से ही बालकों को कैसे सिखाना है, इसके लिए प्रारंभिक गुरुकुल की जो बात है वो गृह से शिक्षा शुरू होती है, घर से ही शुरू होती है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि घर से ही उसकी शुरुआत करें। घर पे उसको उम्र वाइज क्या क्या वातावरण कैसा देना है, किससे किससे उसको बचाना है, वो अवश्य ही हम लोग सीखे। भारत में उसका पूरा विचार किया गया था। तो उसको कहते हैं वैदिक पेरेंटिंग या पेरेंटिंग के कुछ सिद्धांत। बच्चों को अनुशासन कैसे करना है और प्रेम भी कैसे देना है, वो दोनों बातें आवश्यक होती है। केवल प्रेम देंगे तो भी नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण बताया है वीणा का, जैसे वीणा के तार होते हैं, वो तार अतिशय खींचे हुए हो तो संगीत नहीं निकल सकता है, और अतिशय ढीले हो, उसको बंधन ही न हो, ऐसे ही वो रखे हो तो भी उससे संगीत निर्माण नहीं होता है। उसको बंधन भी चाहिए और उसको ढीलापन भी चाहिए। इसके लिए बच्चों को भी ये दोनों बातें लागू होती है। अनुशासन भी चाहिए उसके ऊपर और प्रेम भी चाहिए उसको। प्रेम बिना का अनुशासन वो जड़ बना देता है, और अनुशासन बिना का प्रेम उसको उच्छृंखल बना देता है। चाहे मर्जी वो करे, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, अंकुश नहीं रहता है। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है, ये दोनों बातें जरूरी है, अनुशासन और प्रेम। इसलिए हर एक को हफ्ते में एक बार बालकों को 2 या 3 घंटे बिठाकर आपस में बातचीत करें, आपस में उसके साथ संवाद करें। वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक एक वस्तु का प्राण एक एक में निहित होता है।
जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे मर्म स्थान है, वहां पर प्राण निहित है, वहां पर कुछ लग गया तो प्राण चला जा सकता है, उसको मर्म स्थान कहते हैं। अर्थ का कई बात है तो उद्योग कृषि इत्यादि केंद्र में होते हैं, वो केंद्र चला गया तो कुछ नहीं होता है। उसी तरह से घर का जो प्राण है, केंद्र बिंदु है, वो संवाद है। घर का प्राण है वो संवाद है। बालकों के साथ हमेशा संवाद करें, उसको क्या क्या चाहिए, उसकी क्या फरियाद है, उसको क्या कहना है, वो हमेशा ध्यान रखें। और उसके बाद हमको क्या सुनाना है वो सीख लीजिए। उसको मैंने पहले ही बताया था, नई बातें अवश्य उसको सिखानी है, उसको बतानी है, उसको अच्छे लोगों के साथ संपर्क करवाना है, उसके साथ जोड़ना है उसको, ये बहुत आवश्यक होगा उसके लिए। तो संवाद है वो हर एक घर का प्राण है। मौन है वो योगियों के लिए गुण है, तपस्वियों के लिए गुण है, आचार्य के लिए गुण है, लेकिन घर के लिए वो गुण नहीं। घर में यदि 4-5 लोग रह रहे, संस्था के लिए गुण है, गुरुकुल के जैसे गुण है, लेकिन यदि घर की बात करें, गृहस्थी की, तो उसके लिए संवाद गुण है, मौन नहीं। संवाद यदि होगा तो घर जीवंत है, ऐसा मान सकते हैं। यदि घर में संवादिता नहीं है, वो बच्चों के ऊपर बहुत ही असर करती है। सास बहू का बोलना बोलना होगा, या उसकी बहनोई का, या भाभी का, या उसकी ननंद का बोलना या न बोलना होगा, वो बच्चों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता है, वो मुरझा सा रहता है। घर पे कोई एक दूसरे व्यक्ति नहीं बोलते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा असर उसकी बच्चों पर होती है। हमने ऐसे बच्चे बहुत जगह पर देखे हैं। तो और ऐसी परिस्थिति में आए हुए बच्चे भी हमने देखे, और उसका प्रमाण है, अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुकुल के एडमिशन के लिए एक बुजुर्ग आए थे बंबई से। तो बच्चों को इतना स्ट्रेस था, हम पहचान गए कि इसका वातावरण, उसने बताया नहीं कुछ भी। तो पूछा हमने, हमारे जो बहन है उन्होंने, कि भाई ये स्ट्रेस क्यों है इतना। अब बच्चों के ऊपर स्ट्रेस पता चल गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा डाइवोर्स का ऐसा ऐसा चल रहा है। तो घर पे विवाद है, तो बच्चों पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके लिए उसके बताए बिना, उसने लिखा भी नहीं था फॉर्म में कि ऐसा ऐसा कुछ है, लेकिन थोड़ी बात इधर उधर की करके पूछ कर ये पता चल गया कि हाँ, इसको स्ट्रेस है, ये साधारण नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, इसको स्ट्रेस है। और ये पता चल जाता है, थोड़ी आप दृष्टि रखें तो आपको भी पता चल जाता है। इसके लिए हम कहते हैं, जहां बच्चे रह रहे हैं वहां पर इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ नहीं बोलना, मुंह बिगाड़ना, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होना, इस तरह का द्वेष का वातावरण नहीं होता होना चाहिए। वो बच्चे को मुरझा देता है। जैसे पुष्प होता है, उसको अनुकूल वातावरण न मिले, उसको गर्मी रहे, या एक डब्बा उसके ऊपर ढक दीजिए, वो मुरझा जाएगा। पुष्प, फूल, उसी तरह से बच्चों को भी ऐसे वातावरण में मुरझा जाता है। उसकी अनंत शक्ति होती है उसके पास, वो मुरझा जाती है, कोई काम नहीं आती है किसी के भी। तो इसके लिए ये सभी कुछ बातें जानना उसकी शक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है। उसके पास जो शक्तियां है, उसका हम विकास कैसे कर सकते हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा व्यापक कैसे बना सकते हैं, उसकी व्यक्तित्व का विकास उसका कैसे कर सकते हैं, वो हमको सोचना है। और इसके लिए ये सारे नियमों का अध्ययन करना है, इसके लिए शिविरों में सीखना है। और ये बहुत महत्व की बात हमारे जीवन में सीखने की है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम हो चुके हैं। राजनीति नहीं सीखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम राजनेता होंगे नहीं होंगे कोई नहीं है, और कुछ नहीं पढ़ेंगे वो तो चलेगा, लेकिन माता पिता बन चुके हैं, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है।
वो बन चुके हैं। इसके लिए उसके सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है हम। तो बच्चों के ऊपर ये ध्यान रखें हमेशा, उसको संवादिता पूर्ण वातावरण दीजिए। और संवाद से सबसे ज्यादा हमने बताया कि वार्ता है वो संवाद का सबसे सबल माध्यम है। तो जो व्यक्ति को ये कहना आता है वार्ता में, वो सबसे ज्यादा संवाद कर सकता है बच्चों के साथ, बच्चों के मनोविज्ञान के अनुरूप कर सकता है। आप कुछ भी बातें करें उसको संवाद नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं पेपर में पढ़कर बातें कहने लगे कि क्रिकेट ने क्या हुआ, वो क्या हुआ, हम लोग बताते हैं बालकों को, लेकिन ऐसी फालतू बातें बताते हैं। और ये फालतू बातें का सुनने का अभ्यास बालकों को होता है, वो बहुत घातक होता है। तो फालतू बातें बिल्कुल न बताए, उसको जरूरी नहीं है ऐसी एक भी बातें न बताए। बहुत माता पिता ऐसी बातें बताते, पिक्चर देख कर आए तो उसकी बात बताई, क्रिकेट देख कर आए उसकी बात बताई, सब्जी महंगी हो गई उसकी बात बताई, दूध की क्राइसिस हो गई उसकी बात। बहुत कुछ बातें सुनने के लिए उसका मस्तिष्क तैयार नहीं। तो सब बातें बताना जरूरी नहीं। बिना कारण उसको चिंता में क्यों डालना, इसके लिए ये ध्यान रखना है। उस सब कुछ बातें उसको बतानी नहीं है, उसका नाम संवाद नहीं। संवाद उसका नाम है कि उसको उत्साह मिले, उसको जीवन की प्रेरणा मिले, जीने की प्रेरणा। और वो प्रेरणा स्रोत बहुत आवश्यक होता है। वो धीरे 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 उसके अंदर चला जाता है। ये इतना गहरा मनोविज्ञान है, हम जितना जानते हैं उतना सरल नहीं। वो धीरे धीरे उसके जीन्स में चला जाता है वो वातावरण। आपको पता है गुजरात में दो प्रकार की गाय होती है। हमारे सौराष्ट्र पर होती है वो गिर गाय होती है। वो एक प्राणी शास्त्र का मैं बता रहा हूँ, एक मनोविज्ञान वाला एक मनोमय कोष तक जिनके 3 ही कोष है प्राणी का, उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। उसमें कितना चेंज आता है। यहाँ गिर गाय होती है हमारे सौराष्ट्र में, और उस तरफ आप जाएंगे उत्तर गुजरात में तो एक काकरेज गाय आती है। वो आपने सुना होगा, बहुत एडवर्टाइज भी आती है घी वगैरह की, काकरेज का घी, गिर का घी, वो सब कुछ। तो काकरेज गाय यदि आप 100 काकरेज गाय को लेंगे तो उसमें से एक कोई शांत मिलेगी आपको। 99 जो काकरेज गाय है वो क्रोधी मिलेगी। आप जहां पर कभी प्रयोग करना कि कहीं पर भी आप जाएंगे, वो जो कांकरेज गाय रखता है उसके पास भी आप जाएंगे, जो व्यक्ति उसको ग्वाला है उसके पास, तो आसपास जो खुली होगी वो गाय वहां इकट्ठी हो जाएगी उसके संरक्षण के लिए। वो 99 100 में से 99 क्रोध से भरी हुई, वो एग्रेसिव होगी, सहन नहीं कर पाएगी किसी का भी। मानो आपने एक बार छेड़ दिया तो वो अटैक कर सकती है। शेर के पर भी अटैक सामने किया है, ऐसा बहुत उदाहरण है ऐसा। और गिर गाय 100 लेंगे तो उसमें एक कोई ऐसी होगी जो शरारती होगी, जो ऐसी क्रोधी होगी। 99% शांत। ऐसा क्यों है? गुजरात के दो अलग अलग विभाग और दोनों में परिवर्तन, दोनों में इतना फर्क क्यों? तो वो साधारण व्यक्ति को तो ये पता ही नहीं चलता है इसका, क्योंकि उसको कोई मनोविज्ञान का अभ्यास नहीं। लेकिन जब गहराई में, जब हम मनोविज्ञान की बात, प्राणी शास्त्र के और मनुष्य के बारे में जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए, खास करके गुजरात में, वो राजस्थान के मार्ग से आए सब आक्रमणकारी, खास करके मुगल आए। उन्होंने, उनके रास्ते में सबसे ज्यादा गाय आई वो कांकरेज आई। तो कांकरेज गाय को वो लोग जो भोजन करते थे, इतने इतने सैनिकों का, मतलब उसके पास जो सैनिक आते थे आक्रमण के लिए, तो रास्ते में पूरा का पूरा एरिया में कांकरेज गाय आती थी। तो उसका भोजन के लिए वो काट देते थे उसको, हजारों की संख्या में काट देते थे। काट देते थे तो तुरंत उसका जो गुस्सा था, उसका जो प्रतिकार था, वो जाग उठता था। तो प्रतिकार करती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, बेचारी मर जाती थी। तो इसके लिए उसने सहन करते 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 जो सालों निकाले,
लगभग लगभग 20-25 साल के जो आक्रमण हुए, लगभग 50 साल तक कंटिन्यू, तो उसके कारण उसके जीन्स में देखिए ये मनोमयी ही कोश है, उसके पास विज्ञानमय और आनंदमयी तो है भी नहीं, केवल मनोमय कोश तक के कोश है जिसमें इसके मन में उससे कई गुना सूक्ष्म मनुष्य का मन है, उससे कई गुना उसके पास संवेदना है जो सुषुप्त है मनुष्य में, और दो कोश है विज्ञानमय और आनंद, तो उसका आज भी वो उस समय की बात है और उसके जिन्स में आता गया आज भी। आज चले गए वो लोग, आज तो सब रखने वाले हैं, आज तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो भी वो वातावरण का प्रभाव आज तक है, आज भी वो एग्रेसिव है, आज भी वो ताड़न के लिए आगे आती है, आज भी उसमें क्रोध ज्यादा दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? वहां का प्रभाव इतने सालों पहला का, जबकि उसकी मौजूदगी नहीं थी, वो हाजिर नहीं थी, जो अभी क्रोध कर रही है वो हाजिर नहीं थी तब, अभी प्रतिकार कर रही है तब वो नहीं थी, तब उसकी चौथी पीढ़ी, तब तो उसकी लगभग लगभग 50वीं पीढ़ी होगी अब से गिने तो, लेकिन अब तक वो प्रभावी है 100वीं पीढ़ी, लेकिन आज तक प्रभाव है उसका, पीढ़ियों तक प्रभाव है। तो मनुष्य का वातावरण कितना, ये गाय की मैंने बात बताई, उसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान हर एक क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है, उसका जितना अभ्यास करेंगे बच्चे को हम आदर्श बना पाएंगे बच्चों को, और इसकी जितनी उपेक्षा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चोर, लुटारू, डकैत, मानसिक रूप से रुग्ण, ईर्ष्यालु, जलनशील ऐसे व्यक्तित्व तैयार होंगे, क्योंकि कुछ ध्यान ही नहीं दिया तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए गुरुवर्य ये हमेशा उदाहरण देते थे अनेक पशुओं का, कि इतनी इफेक्ट है। गुरुजी ने पूरा का पूरा मनोविज्ञान प्राणियों का, पक्षियों का, उसके बाद मनुष्यों का अभ्यास किया था, कि कैसे व्यक्ति सोचता है, क्या व्यक्ति करता है, एक दूसरे के व्यवहार कितने प्रभाव करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसके कारण कितने रोग होते हैं। कोई पैसिफिक भर में ही क्यों लोग पागल हो जाते हैं बच्चे, उसके ऊपर क्यों ऐसी असर होती है। जो बच्चे माँ के बिना रहते हैं वो एक तरह से रिजिड हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? गुरुजी वो देख कर बता देते थे कि ये व्यक्ति को घर पे प्रेम नहीं मिला है, ये व्यक्ति को माँ ने अच्छी तरह से रखा नहीं, इसके कोई गर्भ में तकलीफ, उस समय का वातावरण ठीक, और ऐसे वातावरण से जो व्यक्ति आता था वो उसको भी पहचानते थे। इसके लिए गुरुजी बताते कृष्ण असामान्य बने, उसका और कारण हो न हो, लेकिन दो माताएं उसका बहुत बड़ा कारण। एक माता जगत को एक को मिलती है, उनको दो मिली थी, वो बहुत बड़ा कारण बनता है असामान्यता के लिए उसकी। तो ये ध्यान रखे, उसके अनुशासन करे, उसके पर प्रेम भी करे, लेकिन ये सब बातों का ध्यान रखे कि घर पे वातावरण जितना हो सके उतना संवादी हो। झगड़ा, ईर्ष्या, निंदा, टोना, वो सब कुछ देना, संवादी वार्तालाप करना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये सभी हम भूल जाएंगे, हम जड़ हो गए होंगे, हम यूज्ड टू हो गए होंगे, हमको कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों पर वो गहरा प्रभाव करता है। इसके लिए मनोविज्ञान का अभ्यास, खास करके गृह मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का अभ्यास, इस तरह से नहीं कि आप पुस्तक पढ़ ले, परीक्षा दे दे और डिग्री ले ले, डिप्लोमा ले ले, वो अभ्यास की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो है ही नहीं अभ्यास। लेकिन अप्लाइड फिलोसॉफी जिसको कहते हैं, प्रायोगिक तत्वज्ञान जिसको कहते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान कहते हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है। और ये हम यहाँ पर भी गुरुकुल पे आते हैं तो बच्चों में देखते हैं कि जिस पे गुरु शिक्षा नहीं होती है उसमें 4-4 गुनी मेहनत हमको करनी पड़ती है उसके लिए, एक बात सिखाने के लिए, क्योंकि वो जिस समय सिखानी चाहिए उस समय सिखाई नहीं होती। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है हमारा घर का वातावरण,
खास करके आप लोग परिवार के लोग जुड़े, परिवार के ऊपर कैसी कहानियां कहनी है वो तो हम आगे कहने वाले हैं, लेकिन ये सब बातों का मनन करें, आप तैयारी करें कि क्या क्या सिखाना है। उसके बाद शिविर होगी तो हम एक एक वस्तु लेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें आप छोड़ते जाए। आप गलत को छोड़ेंगे नहीं तो ये पक्की बात है कि सही को अपना सकते नहीं है। कोई ये दो नहीं कर सकता है कि चलो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक व्यर्थ को छोड़ेंगे नहीं तब तक सार्थक को पा नहीं सकते। इसके लिए सार्थक को यदि पाना है, पहली शर्त है व्यर्थ को छोड़ना होगा। जीवन में जो व्यर्थ लगता है, बच्चों के लिए जो व्यर्थ है वो हम भी छोड़ दें। टीवी देखना व्यर्थ है, छोड़ दे उसको। पेपर पढ़ना व्यर्थ है, उसको भी छोड़ दे। बातें एक दूसरे की इधर उधर की करना व्यर्थ है, वो भी छोड़ दे। आपको पता चलेगा कितना आप हल्के हो गए और बच्चों के देने के लिए कितना समय बच गया है। आज हर एक व्यक्ति कहता है समय नहीं, और हम भी ऐसे मान लेते थे कि बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया, हम बताते गुरुकुल में समय नहीं है, उनके पिता नौकरी करते हैं और मेरे भी घर पे बहुत काम होता है। और पहले मैं गुरुकुल में पढ़ता था और माता पिता ये कहते थे, मैं बाहर नहीं निकला था तो मैं मान लेता था क्या लोगों को कितना काम होगा। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैं देखता हूँ कि थिएटर सब फुल है, क्रिकेट की मैच है तो स्टेडियम सभी फुल है, एक भी टिकट ऐसी नहीं होती है कि जो बिकनी बाकी रहे। हफ्ते पहले सब टिकटें बिक जाती है, वो चाहे राजकोट में हो, ये मद्रास में हो या फिर कलकत्ता में हो, कहीं पर भी हो, क्रिकेट का स्टेडियम कभी खाली नहीं रहता है। चाहे सेमीफाइनल हो, फाइनल हो या कोई भी प्रकार का हो, वो कुछ चाहिए उसको। थिएटर मैंने कभी खाली नहीं देखे, कभी भी शो हो, 9 बजे का भी फुल है और दोपहर का 3 बजे का भी फुल है, प्रायः फुल रहता है। और एक तरफ तो मैं ये प्रायोगिक रूप से ये देखता हूं, जब भी समाज में निकलता हूं तब मैं ये देखता हूं। बाहर कभी प्रचार के लिए जाता हूं तो पूरी ट्रेन भरकर भरकर लोग जाते हैं, कोई काम से जाते होंगे लेकिन कोई घूमने ही जाते, ऐसे ही जहां पर ऐसे प्लेस है वहां पर मैं जाता हूं, जो घूमने जैसी जगह होती है तो वहां पर सब फूल होती है, होटल वगैरह सब जगह पर देखते हैं, गार्डन वगैरह में वो पूरा भरा होता है। और लोगों का एक तो भी एक फरियाद होती है कि टाइम नहीं है हमारे पास बच्चों को देने की। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारा टाइम गलत जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है। यूट्यूब पर भी मैं देखता हूं तो बिल्कुल फालतू वीडियो होगा, वो कहता होगा उसमें कोई कुछ तक वो होगी नहीं, लेकिन लाखों लोग उसको देखते हैं। वो चाहे न्यूज है या चाहे और है, चाहे सीरियल है, कोई भी कुछ भी है। तो ये हम देखें कि व्यर्थ को पहले छोड़ दें, सार्थक को यदि हमको देना है बच्चों को, तो पहली बात है कि व्यर्थ हमको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे भी व्यर्थ को अपनाने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे प्रथम लिस्ट करिए कि जीवन में क्या व्यर्थ बातें हैं जिसका हमको कोई अभी तो प्रयोजन नहीं, तो ये लिस्ट करके उतनी छोड़ते जाइए। या ये जरूरी नहीं है ये मैं करूंगा बच्चे सीख जाएंगे, देखेंगे और इसका विपरीत परिणाम आएगा। तो खास ये ध्यान रखें कि जो व्यर्थ की बातें हैं वो छोड़ते जाए, और जो समय उसका बचता है वो चाहे हमारे बच्चे हो, वो बड़े हो गए हो तो दूसरे को हो, उसको देना, उसको अच्छा सिखाना आरंभ करे। वो कोई स्कूल नहीं करेगी, कितनी भी बड़ी स्कूल होगी, मैं तो बड़ी से बड़ी स्कूल में जाकर आया और जाकर ये कहता हूं कि उसको ये चीजों का दूर दूर तक पता नहीं है। लगभग लगभग काम हमने नहीं किया तो 50 साल तक पता होने भी वाला नहीं। ये तो सद्भाग्य है हमारा। बहुत लोग मुझे पहले भी बताए कि हमारा सौभाग्य है आप मिले, तो गुरुजी मिले, वो हम सबका सौभाग्य है। ये सत्य बात है कि नहीं तो ये मनोविज्ञान के सिद्धांत हम जान नहीं पाते। कम से कम मेरी तो पूरा जीवन चला जाता, मैं इसमें से एक बात नहीं जान पाता कि इतना वारसा है। हाँ, कोई संप्रदाय में ज्वाइंट जाता तो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता, वो हो सकता था,
निर्व्यसनी होना, थोड़े अच्छे काम, वो सब कर सकते थे। शिक्षा की जो गहराई है, मनोविज्ञान की जो गहराई है, जो ऊंचाई है विद्या की, वो कभी नहीं ध्यान में आती। वो स्थूल रूप से होता कि हाँ ये होना चाहिए, ये गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, और ये ऋषि मुनि पढ़ते थे, और ये ऐसा होता था, ये सारी स्थूल बातें होती। ये अप्लाइड उसका क्या महत्व है, सूक्ष्म बातें कितनी असर करती है, वो मनोविज्ञान तो हमारे से जन्मों जन्मों तक हम नहीं पढ़ पाते उसको, या को किसी के भी व्याख्यान में वो नहीं सुन पाते जो पब्लिकली व्याख्यान होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। सौभाग्य है हमारा कि इतना बड़ा विद्या की जो परंपरा है, इतनी बड़ी एसेट है वो, इतनी बड़ी पूंजी है कि बच्चों के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसा वातावरण देने का प्रयत्न करेंगे, तो आदर्श गृह शिक्षा हो सकती है। और यदि आदर्श गृह शिक्षा हो गई तो उसकी गुरुकुल शिक्षा का उत्तम परिणाम उसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि वो मन के ऊपर पूरा प्रयोग है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये तैयार करना व्यक्ति वो साधारण बात नहीं है। एक वृक्ष के नीचे दूसरा वृक्ष यदि तैयार हो जाए, उससे 1000 गुना कठिन बात है एक मनुष्य के नीचे एक मनुष्य को तैयार। आप समझ गए ना, एक आम्र वृक्ष के नीचे दूसरा आंबे का वृक्ष कभी नहीं हो पाता है, लेकिन वो पुरुषार्थ से सिद्ध किया है गुरुकुल शिक्षा ने कि एक व्यक्ति के नीचे एक व्यक्ति को तैयार, और कभी ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसके लिए असाधारण ही महत्ता, असाधारण ही प्रतिभा, असाधारण ही चेतना चाहिए। और हम लोग घर पे बच्चों को इस तरह की शिक्षा देते जाए, धीरे धीरे प्रेम पूर्ण वातावरण रखे। खास करके बहन, आज से संकल्प करें कि कम से कम हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण होगा। पुरुषों के प्रति हो, दूसरों के प्रति हो, स्त्रियों का स्त्रियों के प्रति हो, वो लीड करती है। इसके लिए मैं उनको बताता हूँ, पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार है, लेकिन लीडिंग कैपेसिटी वो स्त्रियों की है। तो वो प्रेम पूर्ण व्यवहार करे ताकि बालक उससे अच्छा सीखे व्यवहार। तो वो एक संकल्प करे कि ये प्रेम पूर्ण वातावरण रखेंगे। उसके लिए जो सहन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो सहन करेंगे। वो एक उत्तम की प्राप्ति के लिए सहन करना है, वो दुर्बलता नहीं है सहन करने की। हम लोग ये भ्रांति कर बैठे कि घर पे किसी का सहन करना वो दुर्बलता होती है। घर पे किसी का सहन करना वो दुर्बलता का लक्षण नहीं, वो बहुत बड़ी सबलता का लक्षण। बहुत बड़ी सक्षमता हो तब ये व्यक्ति कर सकता है, साधारण व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता। इसके लिए साधारण व्यक्ति के लिए तो ये है भी नहीं। थोड़ी तो असाधारणता चाहिए ऐसे विषय को जानने के और सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए और थोड़ी ज्यादा असाधारणता चाहिए प्रायोगिक उसका करने के। तो इसके लिए ये यदि आप प्रयोग 1 साल तक करेंगे, गुरुजी ने हमेशा बताते थे 1 साल तक निर्णय करिए। आज 1 साल तक टीवी भी देख लिया, कुछ नहीं मिला, नहीं पेपर भी पढ़ लिया, कुछ नहीं। ये केवल इतना ही समय हमारे प्रयोगों को दे, 1 साल तक आपको परिवर्तन पता चल जाएगा शांति से, कितना व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। बस केवल ये करना है कि जो बताते हैं, खास करके पहला ही सिद्धांत प्रेम पूर्ण वातावरण घर पे रखना है। उसके लिए जो सहन करना पड़ेगा वो करेंगे। उस थोड़ा करके लाभ बहुत है, अनंत है। शॉर्ट टेम्पर होंगे, तुरंत कह दिया तुरंत ये हो गया, तो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा प्रेम पूर्ण वातावरण रखेंगे, कम से कम आधा दिन पौना दिन तो रखे। ऐसा कभी कुछ हो गया तो बात अलग है, लेकिन पौना दिन तक आधा दिन तक तो अच्छा वातावरण रहना चाहिए, आदर्श वातावरण रहना चाहिए, ताकि उसके ऊपर एक प्रेम का प्रभाव हो, एक शांति का प्रभाव।
तो आगे वो उसकी जिज्ञासा है वो जागरूक। तो इतनी बातें थी। आगे भी वैदिक शिक्षा में बहुत बातें मुझे करनी है। आगे कहानियों के बारे में भी मैंने पिछली बार बताया, वो आगे मैं लेने वाला हूँ। कहानियों के शास्त्र के बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन प्रारंभिक पहले व्यवहार आपका ठीक हो, क्यों कहनी है कहानी, कैसे कहनी है, उसका प्रयोजन क्या है, वो सभी बताकर हम ये बात रखने वाले हैं। मैं बात कहने वाला हूं ताकि वो स्पष्ट हो जाए। केवल ऐसा नहीं कि कुछ भी बताना है इसके लिए कहानी के, ये उसको एंगेज करने के लिए नहीं। एंगेज करने के लिए बहुत रास्ते हैं, और जब भी आप एंगेज करते हैं तो जो साधन उसमें उपयोग करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता ही है। इसके लिए टाइम पास के लिए भी पता नहीं खेलना चाहिए, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। टाइम पास के लिए कुछ भी करना है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी साधन का उपयोग करेंगे टाइम पास करने के लिए, तो उसका भी प्रभाव बच्चों पर आएगा। वो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में जाएगा, वो हमको पता नहीं रहेगा कि मस्तिष्क मनुष्य का क्या है। और ये जब पता चलेगा तो हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, यात्रा हमारी दूसरी हो जाएगी, बदल जाएगी। बच्चों के ऊपर देखने का हमारा रवैया तरीका अलग हो जाएगा जब हम ये सोचेंगे, जब हम ये इसके ऊपर मंथन करेंगे, तब इतना महत्व हमको पता चलेगा। और ये हमको पता चले, इसके लिए अनंत मार्ग से गुरुजी ने इसकी गायों के, इसके उसके हजारों उदाहरण दिए, ताकि ये व्यक्ति को समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में प्रभाव कुछ होता है मस्तिष्क पर, मन पर। और इसका प्रभाव वर्तमान से भी ज्यादा भविष्य पर पड़ता है। वर्तमान में तो होता ही है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव तो उसका भविष्य पर पड़ता है। तो ये आज से ही सीखना शुरू करें, ये जीवन की विद्या है। तो घर पे वो जीवन में लाने की है, तो इसके लिए ये शुरू करें। आज मुझे इतना ही कहना था। आगे भी मैं कुछ कुछ बातें ऐसी है जो उपयोगी है घर के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, वो मैं कहता जाऊंगा। आज के सार सेशन का सार केवल इतना कि घर पे व्यर्थ की बातें छोड़ दे, तो सार्थक बातों के लिए हम समय निकाल पाएंगे, हम समय उसको दे पाएंगे। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, तो हम प्रश्नोत्तरी लेते हैं। अभी हाँ एक करके प्रश्न कर सकते हैं जी। हाँ चार 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 लोग हाथ उठाए जी। जी इंडियन दीपक जी। को भेजना पड़ेगा। दीपक जी, आप क्वेश्चन पूछिए। आपका मीन्स आवाज नहीं आ रहा है, एक बार चेक कीजिए। इन बिटवीन मधु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आपकी बातों से बहुत प्रभाव पड़ा है। मैं अब नानी बन गई हूँ और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ये सब करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। आपके शिविर के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ऑनलाइन हो सकता है ये शिविर, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी गलतियां सुधारें और अगले जनरेशन को सही तरीके से सिखाएं। मैं विदेश में रहती हूँ और मेरे बच्चों को जब मैं पाल रही थी, ना कोई नानी थी ना कोई दादी थी, लेकिन आप जो बातें सुनाते हैं वो बिल्कुल नानी दादी ही सुनाते हैं और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाना चाहती हूँ। तो बहुत दिल चाह रहा है कि शिविर जल्दी हो। मुझे रोना आ रहा है कि इतने अच्छे कर्म होंगे जो आपके साथ संपर्क हुआ और आपसे सीखने को मिल रहा है इतनी अच्छी बातें। हाँ, शिविर हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हो सकता है 2-3 घंटे जो छुट्टी का समय है, कुछ आयोजन ऐसा हो सकता है कि उस समय कुछ करें, या तो फिर जो साक्षात हो सकता है वो तो अलग ही होता है, माहौल होता है, प्रश्न अनेक होते हैं और उसको हम जवाब भी दे पाते हैं, वो एक अलग वातावरण होता है। तो ऐसा भी आयोजन करेंगे, क्योंकि वातावरण को बदलने के लिए ये सब जरूरी होता है, हमको सीखना, उस वातावरण में रहना। तो हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो वातावरण
दे पाते हैं, जो सालों से प्रायः प्रायः लुप्त हो गया है। वो केवल आपके एक की बात नहीं है, लगभग लगभग लुप्त हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से ध्यान ही नहीं दिया है। इसका क्या नुकसान होता है उसके ऊपर किसी ने गहराई से सोचा ही नहीं। तो ये सभी बातें जितने हम उतने अंदर झांकते जाएंगे उतना हमको हमारा भाव बढ़ता जाएगा। हमको लगेगा कि बच्चों को अभी भी कुछ शेष है जो हम दे पाते हैं, बहुत कुछ दे पाते हैं, क्योंकि तब तो पता नहीं था। मानो आपके समय पर तो पता नहीं था, अभी तो हमको ये ज्ञान मिला है, अभी तो हमको ये सभी प्राप्त हुआ है। तो बच्चों को हम दे सके इसके लिए हम अवश्य ही शिविर का आयोजन करेंगे। ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो ऑनलाइन करेंगे कुछ भी। ऐसा मैं राजेश्वर राव जी को कहूंगा कि कम से कम 2-3 घंटे वैदिक पेरेंटिंग के सेशन का कुछ यहाँ पर हम कोर्स भी डेवलप करें और उसको अच्छी तरह से 2-3 घंटे लाइव होकर उसका एक करें, ताकि हम ऑफलाइन जब तक नहीं कर सकते हैं, मतलब साक्षात, तब तक तो ऐसा कुछ भी शुरू हो। अभी है कम समय होता है मुझे पता है, लेकिन आगे उस समय को 15 दिन में, 1 महीने में कोई 2 घंटा 3 घंटा करके भी बढ़ाया जा सकता है जी। तो ऐसा करेंगे। जी हेलो। हाँ हेलो हाँ, नमस्ते भाई, बोलिए बोलिए। जी प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए। बोलिए, आवाज आ रही मेरी? हाँ पता है, बोलिए, आ रही है आवाज। गुरुजी हाँ हाँ शरद पूर्णिमा जो नहीं नहीं, आज वो नहीं भैया, शरद पूर्णिमा की बात तो हम कल करने वाले हैं। इसके लिए आज केवल वैदिक पेरेंटिंग के ऊपर रहे। हेलो, ये हमेशा पूर्णिमा रहेगी घर पर, इसके लिए ये सेशन है। शरद पूर्णिमा को अभी 6-10 दिन की बार है, 7-8 दिन है, कल उसकी बात करेंगे हम शरद पूर्णिमा की। आज वैदिक पेरेंटिंग के प्रश्न पूछिए। वनिता। प्रणाम आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, तो उसको मैं रामायण की कहानी ये सब सुनाती हूँ, तो वो मुझे वो बोलता है कि गदा लाओ और ये लड़ाई करो। तो ये सब कहानी सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? अब देखिए, इसके लिए तो हम क्या करते हैं कि कहानी तो सुनानी चाहिए, रामायण की भी सुनानी चाहिए, लेकिन वो क्या सुनाना चाहिए वो एक समझ लेना है। हमारे पास 100 साल का हो या 80 साल का या 50 साल का या 20 साल का या बहुत छोटा बच्चा, हम उसको वही राम सीता की कहानी सुनाते हैं कि राम ने ये किया, वो किया, वो किया, दुख हुआ, वो हुआ, शादी हुई, आनंद हुआ। तो कुछ बातें उसको समझ में नहीं आती है कि शादी हुई, उसमें आनंद क्या हुआ, वो सुखी क्यों हुए, क्यों शादी हुई। तो ऐसी जैसी कि वो एक स्तर होता है तब वो समझ पाता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती, जैसे लड़ाई होती है तो उसको ये पता नहीं है कि ये हनुमान जी के लिए गदा ठीक थी, मेरे लिए ठीक नहीं है। रामचंद्र जी के लिए धनुष्य ठीक था, रावण था, तो हमारे लिए आज धनुष्य ठीक नहीं। तो वो एक उम्र होती है, तब तक आपको उसको थोड़ी मॉडिफाइड करके, थोड़ी उसको हंस खेल कर बतानी है कहानियां। इसके लिए कहानी का पूरा एक शास्त्र है, उसकी एक कला है। तो ये हम अपनी कहानियों के नियमों में बताएंगे कि आपको क्या बताना है, ताकि उसको आदर्श रूप में रजू करेंगे। तो कौन सी बातें आपको अंदर रख देनी है, कौन सी बाहर करनी, क्योंकि उसको ये विवेक नहीं है। ये आदर्श होने पर भी मुझे ये नहीं करना है, तो वो उसको पता नहीं है। कैरेक्टर आदर्श होगा, कृति आदर्श सब नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो अभी के लिए उपयुक्त तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कोई मेरी बात बताए, मैं 3 किलोमीटर साइकिल लेकर पढ़ने जाता था, व्यवस्था नहीं थी, गुरुजी के गुरुकुल पे कुछ काम चल रहा, तो कुछ अनेक समस्याएं। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि बच्चे को आप सुनाएंगे तो वो कहेंगे कि मैं भी 3 किलोमीटर साइकिल चलाने जाऊंगा, अभी रोड है बड़ा, उसके ऊपर आप चलाने जाएंगे तो ये उपयुक्त नहीं होगा। तो ये बात होती है कि वो परिस्थितिवश कुछ कुछ बातें हमको मॉडिफाइड करनी पड़ती है, अलग करनी पड़ती है। तो इसके लिए कहानी का पूरा शास्त्र है। गुरुजी इसके ऊपर बहुत बताते थे कि उसके लिए क्या, जैसे पुरानी एक कहानी आती थी, मैं
संक्षिप्त में बात पूरी करता हूँ। पुरानी एक कहानी आती थी कि एक बुजुर्ग था, वो मरने के समय पर मतलब आ गया, तो वो घर पर ही था खटिया पर। 4 बच्चे वो कहानी में उसके, वो सभी एक दूसरे से झगड़ते लड़ते रहते थे। अब वो लोग जो जैसे भी अभी की परंपरा है हमारी, उस तरह से अंतिम, जब पूरा जीवन न सुना हो पिता का, लेकिन अंतिम समय पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बात है कि एक भाव है, और दूसरा एक उससे बड़ा तत्व डर का है कि यही ये भूत होकर परेशान न कर दे हमको। तो कुछ इच्छा रह जाएगी तो फिर वो भूत बनकर परेशान करेगा हमको, और इसका तो कोई उपाय भी है, भूत का तो कोई उपाय ही नहीं है मतलब। तो इसके लिए वो कहते आपकी इच्छा बताओ जल्दी। वो बोले भोजन कराना, वो कराना, वो कराना। फिर वो ख्वाहिश पूछते हैं, गोर मारा जाते हैं तो बताते हैं कि इसको अंतिम में क्या कहना है, और वो बराबर स्ट्रिक्टली गांव में फॉलो करते हैं, क्योंकि नहीं तो खबर ले लेगा। अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो खबर ले लेगा, बाकी की सब कुछ रह गई उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अंतिम नहीं रही, अंतिम रह गई तो बराबर वो प्रेत बनकर या भूत बनकर ऐसी कहानियां कही है ताकि वो लोग अच्छा करे, उसको बात डर से भी करे। तो इसके लिए वो बैठे थे, तो एक पूरा का पूरा एक लकड़ी का वो मंगाया। वो बोले कि लकड़ी का वो लाओ, पूरा एक जो भरा हुआ एक बंच। तो इसके लिए वो भरा हुआ एक पूरा का पूरा एक ढेर लाए लकड़ियों का। फिर उसने ये बताया कि ये आप तोड़ो, तो एक ने तोड़ दिया पूरा लकड़ी का। दूसरे ने बताया वो जंगल से लकड़ी आती थी जो जलाते थे हम लोग, अभी चूल्हे में जलाते थे, कापास की लकड़ी आती है, तो वो दूसरे को तो भी तोड़ दी। तीसरे को बताया तोड़ो, वो तोड़ दी। चौथे को बताया ये तोड़ो, तोड़ दी। फिर सबको एक साथ मिलाकर उसको रस्सी बांधकर फिर बताई इसको तोड़ो, तो वो तोड़ नहीं पाए। तो बोले देखो क्या बताया सबको। वो बोले कि देखो अकेले अकेले आप रहोगे तो आप टूट जाओगे, आपको कोई तोड़ देगा, लेकिन एक साथ रहोगे तो कोई तोड़ेगा नहीं। ये कहानी थी और ये सबने सुनी थी। अब बनारस में भी ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को ऐसे हॉस्पिटलाइज किया गया, उसकी वाणी चली गई, तो उसके पास से बताया कि क्या उसको में मतलब क्या आपको अंतिम इच्छा है। वो बोले सब बच्चों को, उसके भी बच्चे ऐसे ही थे, एक दूसरे के साथ बनता नहीं था, धंधे में बहुत झगड़े थे, तो उन सबको बुला लिया। ये अब हॉस्पिटल में था वो, आईसीयू में। वहां पर उसने बताया कि अंतिम इच्छा है कि लकड़ियां लाओ सब। तो वो ऐसी तो लकड़ियां कारपास की जो उस समय थी कहानी में, वो तो अभी थी नहीं। तो ये बोले कि इसको क्या करना होगा, लेकिन अंतिम इच्छा है तो कोई मना भी नहीं कर सकता है, वो तो लीगली भी आप उसको जाने देना होगा, उसकी अंतिम इच्छा है। तो कहीं से बनारस की जो जो मुर्दे जलाते हैं वहां से इतनी इतनी बांस की बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर सब लोग आए कि इसकी अंतिम इच्छा क्या है, राम जाने पूरा करते ही इसकी अंतिम। तो आईसीयू के कमरे में वो लेकर गए। उसके बाद इसको बोला कि इसको तोड़ो अब, और वो भी टांग से तोड़ो। तो वो तो एक व्यक्ति ने बहुत प्रयत्न किया तो टांग टूट गई, लकड़ी नहीं टूटी। तो उसने दूसरे ने प्रयत्न किया तो फिर उसको कटवाई। अब क्या करना है वो पता नहीं, बोल नहीं सकते। वो बोले काटो इसको, वो इशारा करके बोलता था इसको आप ही काटो, आप पैर से ही काटो। तो बहुत कुछ काम नाम 2-3 घंटे के बाद ये पता चला कि ये सारी की सारी जो हुई बातें, उसमें ये कहानी उसके मन में थी। और यहाँ पर वो बता रहा था कि आप इस तरह से लकड़ी को काटो, लकड़ी को काटो, लेकिन अंत तक वो हुआ नहीं। उसको शिक्षा ऐसी देनी थी, लेकिन कहानी वो थी और वो उस समय की थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहानी हम राम की कहते हैं, कृष्ण की कहते हैं, लेकिन वो बातें अभी नहीं होती है प्रात्यक्षिक, और अभी कुछ करने जाएगा तो भी विपरीत होता है। बराबर वो मक्खन चोरते थे, वो हम बताते तो वो भी चोरने लगेगा यदि मक्खन पास के घर पे जाकर, तो आज तो कोई गोपिया है नहीं। तो इसके लिए वो हमको ध्यान रखना है कि कहानियां किस तरह से उसको कहनी है, कहानी का कौन सा पार्ट कहना है। इसके लिए कहानी का अलग एक स्वरूप है, उसको मॉडिफाइड करके कहना पड़ता है। तो आप ऐसी कहानी जब जब कहे तब एक क्लू है वो ध्यान रखें कि छोटा बच्चा यदि है तो उसको ऐसी लड़ाई झगड़ा, अभी उसकी उम्र नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा यथार्थ लड़ाई क्या होती है और झगड़ा क्या होता है, वो दोनों में बहुत अंतर है। तो वो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी कहानी कम से कम चरित्रों की ना कहे, वो
शेर और भालू लड़ता है तो उसको लड़ने दे, कोई तकलीफ नहीं है। वो बताए उसको कि शेर था और भालू था, दोनों लड़े, ठीक है, वो समझ पाएगा क्या शेर और भालू लड़ेगा, तो वो लड़ता है। लेकिन राम लड़ता है ऐसा उसको अभी न बताए। 3 से 5 साल के आसपास के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कहानियों में मार झाड़ आती हो, जहाँ झगड़े आते हो, युद्ध आता हो, ऐसी न कहे। दूसरी बात, जलाने की बात आती हो, एक दूसरे के काटने की बात, ऐसा न कहे। पहले उसका आनंद, सृष्टि का जो सब प्रथम परिचय हो, वो आनंदमयो अभ्यासात, ब्रह्म सूत्र है ये। सबसे प्रथम उसका परिचय होगा वो आहाव भाव का होगा, क्योंकि उसकी गहरी उसके ऊपर वो पड़ने वाली है, उसकी प्रिंट। तो इसके लिए जब भी आप कहे वो, और उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उसको और कुछ बातें बताए, और काल्पनिक भी बातें बताए। जैसे कि एक कबूतर था, एक चींटी थी, और वो एक बार ऐसे नदी में बहकर जा रही थी। उसने देखा ऊपर से कबूतर ने, तो उसने एक पत्र को निकाला, मतलब तोड़ दिया वृक्ष से और नीचे डाला। तो उसमें चींटी चढ़ गई और चींटी बच गई। तो कबूतर ने ऐसा किया तो चींटी बच गई। चींटी ने सोचा कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है, अब मैं कैसे इसको चुकाऊं। तो वो रोज वहां पर आती कि भाई मैं कुछ चुकाऊंगी, उसको कुछ जरूरत है तब। तो उसने क्या किया, एक बार शिकारी आया था, वो कबूतर को मारने के लिए तीर मार रहा था, तो उसके पैर में जाकर चींटी ने काट दिया। तो उस तीर मारने गया तो वो दूसरी जगह गया, कबूतर उड़ गया, उसकी जान बच गई। तो कबूतर ने चींटी को बचाया, चींटी ने कबूतर को बचाया। ये रामायण है बच्चों की। इसके लिए वो राम ना आए, उसमें कोई रावण ना आए, कोई सीता ना आए, कोई मंथरा ना आए, लेकिन बच्चों को कहानी ऐसी सिखाए जो उपकार की वृत्ति जागृत करे, अहोभाव की वृत्ति जागृत करे, ऐसी चुनी। इसके लिए हम जो देने वाले हैं वो अभी प्रयत्न करते हैं कि देंगे। तो ये ऐसी कहानी है, तो ऐसी आप संकलन करें, बैठी बैठी नहीं मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा कहानियां अनेक माध्यम से पढ़े, गूगल पर इतनी होगी, और उसमें आप विवेक बुद्धि से संकलन करें क्या ये बच्चों में ये ला जाएगी, तो वो कहानी कहे। जरूरी नहीं है वो बनी हुई घटना हो, और बनी हुई घटना कहना भी जरूरी नहीं है, कहानी का इससे कोई लेना देना। जी हाँ जी गुरुजी, जी मुझे आंसर पहले के क्वेश्चन में मिल रहा है। थैंक यू क्या? जो पहले जो क्वेश्चन था ना, वही मेरा क्वेश्चन था, तो मेरा आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। हाँ। के बाद विक्रांत चौहान जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हम आपने संवाद करने के लिए बताया बच्चों से, तो हम मतलब जैसे कि एक मेरा बेटी 4 साल की है, बेटा 7 साल का है, तो उनसे किस तरीके से कैसे संवाद कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा वर्णन ये विस्तार से आपने बताइए अच्छा थोड़ा सा। पूछा प्रश्न। प्रायोगिक रूप से हम उसका कैसे संवाद कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो खास करके परस्पर में हम लोग कुछ ऐसी बातें करें। एक इनडायरेक्ट इनफॉर्मल एजुकेशन होता है इससे, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन या इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष पद्धति या परोक्ष पद्धति कहते हैं उसको। जैसे दोनों लोग बात करते हैं और वो सुनते हैं, तो बहुत बड़ी प्रभाव उसमें होता है। हमको सिखाना तो उसको होता है, लेकिन बात तो उसके साथ सीधा नहीं करते कि आप ऐसा करो वैसा। दो लोग बात करते हैं, जैसे हम दोनों बात करें कि जैसे कि कोई एक चरित्र के बारे में कहे कि कितना पढ़ा हो, कितना क्या हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, तो ये बालक सुने उस तरह से कहना। जैसे संवाद ऐसे करने जो अच्छी बातें हैं, और वो ऐसे संवाद का आयोजन, मतलब संवाद का करना, जैसे कोई अच्छी बातें हैं, जैसे कोई एक कहानी है, जैसे पत्नी ने पूछ लिया, पति ने पूछ लिया कि उस दिन कौन सी कहानी थी, तो उसने चालू किया। वो अपने बच्चे को बताया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसको रस आएगा कि ये दोनों बात कर रहे हैं, मतलब एक को रस आ रहा है, कुछ बात में है, तो वो इन्वॉल्व होगा।
आप सीधी बात करेंगे तो इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, वो समझेगा कि ये मेरे पर थोप रहे कुछ भी। तो वो देखिए, जब तक व्यक्ति को उदाहरण नहीं मिलता ना, तब तक व्यक्ति का स्वीकार पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसके लिए हम कहीं पर भी दवाई भी लेने जाते हैं तो पता है आपको कैसे जाते हैं? रेफरेंस से। हम पहले पूछते ऐसा किसी को ठीक हुआ है, यदि हुआ है तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती, भले वो हमने देखा नहीं, लेकिन किसी ने कहा हमको तो हमने माना। बच्चों का भी ऐसा होता है, हम जब उसके ऊपर कुछ कहना जाते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो गया कि वो भागता है, क्योंकि उसको पता है ये भी प्रवचन चालू कर देंगे, शिक्षा चालू कर देंगे देने का, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा यदि इनडायरेक्ट होता है तो संवाद का रूप, मतलब कोई भी एक कहानी ले, घटना ले, कहीं पर भी आप बना सकते हो उसको कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये राम कौन था, वो कौन था, आपने कल सुना, हाँ मैंने ये देखा ये सुना, और वो चालू कर देना है। पुराण में आपको ज्यादातर यही पद्धति देखने को मिलती है कि वो पूछा आत्मा क्या है, तो उसने सीधा जवाब देना चालू ही नहीं किया कि आत्मा ऐसा है वैसा है। उसने बताया बस तुझे जो प्रश्न आया ना, वो एक बार एक ऋषि को ऐसा प्रश्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी को पूछा। अच्छा फिर क्या हुआ? तो वो बोला कि ब्रह्मा जी ने बाद में बताया कि आत्मा क्या होता है। तो फिर उसने चालू किया, अब दो पात्रों को उन्होंने लिया और ऐसा उसने बताया। जब भी कोई प्रश्न आए तो ऐसा बताना, ऐसा प्रश्न तो पहले एक बार हुआ था और इसने उसको पूछा था, तो फिर वो चालू किया ना, तो वो संवाद से बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसके लिए आप कोई भी एक प्रश्न उठाए, जैसे आयुर्वेद के कोई ऋषि की कहानी है, आप कोई भी एक बात ले लीजिए, तो दोनों पति पत्नी है या दोनों कोई बड़े हैं, वो परस्पर में संवाद ऐसा करे, कोई भी वार्तालाप करे, वो ऐसा होता नहीं कहानी ही हो, इनफॉर्मल कोई भी हो, कि आयुर्वेद में क्या सीखना चाहिए, इस वनस्पति का क्या महत्व है, आप खेती करते हैं तो खेती में पौधे का क्या महत्व है, ये पौधा किस ऋषि ने दिखाया था, कुछ समझ ने कार्पास की खेती की थी, वो कैसे की थी, इससे कैसे कपड़ा बनता है, कपड़ा कवारने की विद्या भारत में कैसे आई। तो परस्पर में यदि ऐसी बातें करेंगे तो बच्चे यदि सुनेंगे उसको, तो उसको इसमें रस आएगा, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा और रस लेने लगेंगे। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसके लिए संवाद ऐसे रखें कि जो बहुत ही उपयोगी वस्तुओं है, थोड़े एक महीने तक आप ये करें कि इस तरह से आप उसका संवाद बिठाए परस्पर में, कोई भी बात है उसको बातचीत करें इस तरह की, तो बच्चों में ये सीखने की जिज्ञासा जगेगी। जी मधुस कोई पूछना चाहते हैं? जी हाँ बोलिए मधु जी। राहुल, हाँ राहुल पंचाल वडोदरा जी। हाँ जी कौन? तो चंदन कुमार जी, हेलो, आप पूछे थे। मैं राहुल पंचाल बोल रहा हूँ। गुरुजी पे प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि हम अगर गुरुकुल दर्शन करना चाहते हैं वहाँ राजकोट आके, तो वहाँ हम तो यहाँ पे बहुत दूर रहते हैं, तो आते हैं तो वहाँ पे क्या कोई रह सकता है या फिर हमको बाहर रहना है? आप कहाँ रहते हैं? हम ये बड़ौदा से आते हैं। अच्छा बड़ौदा। हाँ उसमें समझ गया। गुरुकुल में देखिए यहाँ पर कुछ नियम है, तो एक समय हम देते हैं, कोई एक उत्सव होता है, कभी कोई शिविरें होती है, तो उस समय लोग आ सकते हैं और उस समय हम बुलाते हैं, क्योंकि और समय पर बच्चों का सब शिक्षा का कार्यक्रम चलता है और यहाँ का ऐसे सब लोग अपने अपने कार्य में रहते हैं, तो इसके लिए शिविरें होती है। और ऐसा कोई प्रसंग होता है तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, तो उस समय आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके बाद रहने का ऐसा होता है कि यहाँ ज्यादातर बच्चे ही पढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए ये है। और दूसरा है अध्यापकों के लिए, तो ये कैटेगरीज में हो, अध्यापक कोई विषय का विशेष विषय का हो ये एक, और या तो बच्चा हो जो पढ़ सके यहाँ पर, तो ये दो कैटेगरी के लिए अभी व्यवस्था है यहाँ पर। आगे और बढ़ेगी तो हम आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारा विचार है आगे कि परिसर बड़ा होगा तो और लोग जो ऐसे आना चाहते हैं वो आ सके, रह सके। तो अभी तो यहाँ इतना है, तो अभी तक तो केवल शिविर के लिए ही आपकी व्यवस्था है रहने की वगैरह की। शिविर में आप आइए,
और कोई प्रसंग है तो आइए। तो अभी हो सकता है गुजरात वालों के या नजदीक वालों को हम बुलाएंगे। मैंने पहले बताया धन्वंतरी जयंती के दिन वो पूरे गुजरात वाले को बुलाने वाले, सुवर्ण प्राशन चलाते या ऐसे जुड़े हुए हैं। तो वो एक दिन का कार्यक्रम 3 घंटे का है, उसमें आप आ सकते हैं। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो शिविर होगी, वो हम आपको सूचित कर देंगे। जी रितु जी। प्रणाम गुरु जी। जी ओके चंदन जी पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ। मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा एक है कि आप ये जो वेडिंग पेरेंटिंग में पढ़ा रहे हैं उसका छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना के दीजिए और एक पोस्टर, ताकि हम लोगों तक इसका मैसेज पहुंचा सकें। उसके छोटे छोटे, जी समझ गया मैं, छोटे छोटे वीडियो भी इसके ऊपर बनाने वाले हैं कि उसकी पूरा एक लोग समझ पाए कि क्या 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 उसको करना है घर पर। तो इसके लिए ये प्रयत्न करते हैं कि इस तरह से करें। फिलहाल तो यही वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसी को शेयर कर सकते हैं स्वदेशी चैनल से। एक छोटा सा वीडियो गुरु जी 5 मिनट। हाँ वो पता है, तो वो अभी प्रयत्न करके हम बना देंगे। जी ठीक है। और कोई? जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, हम जैसे बड़े बच्चों के साथ काम करते हैं तो एक समस्या हमारे साथ में ये आती है कि जैसे हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों के विषय में बताते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि वो एजुकेशन तो वो वही ले रहे हैं, अब जो मॉडर्न एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, तो वहां पर उनको बहुत उलझन होती है क्योंकि वहां पर ठीक उल्टा पढ़ते हैं वो। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार उनको हमारा साथ छोड़ना पड़ता है। जैसे इतिहास के विषय में हमारे घर में ही है एक बच्ची, जैसे इतिहास का हम उसको बता रहे थे तो वहां पर उसको बहुत दिक्कत आई कि वहां पर स्कूल में वो उल्टा पढ़ रही थी और बोला उसने कि मुझे यही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहीं पर पढ़कर यही एग्जाम देना है। तो ऐसे में फिर हम क्या कर सकते हैं और वो बच्चे क्या कर सकते हैं? उसमें देखिए अभी ये सबसे ज्यादा अवस्था सेंसिटिव है बराबर। ये सबका ऐसा है, मतलब कभी भी ऐसी बात किसी के साथ भी घटती है तो बहुत सेंसिटिव अवस्था है वो। उसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, उलझन होता है। उदाहरण एक बहुत अच्छा दिया है भाष्य में। 2 बहुत बड़े महान व्यक्ति अपने अपने भाष्य में एक ही व्याख्या करते हुए अलग हो गए। उसमें शंकराचार्य और वेदव्यास दोनों के मत अलग अलग पढ़े। वहां पर व्याख्याकार ने ऐसा वहां पर बताया कि शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम्। कि शंकर को मैं शंकर मानता हूँ, अर्थात एक बहुत बड़े व्यक्तित्व मानता हूँ। व्यास को मैं नारायण मानता हूँ। शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्। कि अब वो दोनों सामने सामने आ गए, दोनों आदर्श है और दोनों एक दूसरे के सामने है। फिर बराबर एक विरुद्ध कहता है और एक ठीक उसके विपरीत कहता है, तो उसमें वो दोनों को कुछ नहीं होता है। ये कह रहा है कि तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्। तो मेरी स्थिति क्या होगी? सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति बच्चों की है क्योंकि उसने जो आदर्श को माना है, पहले हमने ही उसको तैयार किया, स्कूल को आदर्श बताया कि ये पढ़ने का स्थान, ये आदर्श है, और हमने ही बताया वो फिर तो उसके मस्तिष्क में आदर्श को बिठाया, तैयार किया कि तुझे 7 बजे स्कूल जाना है, तुझे ऐसा करना है, टीचर का मानना है, वैसा करना है, वैसा करना है। वो सब कुछ हमने किया। वो पूरी बिल्डिंग तैयार हुई उसके मन में। एक जैसे भौतिक बिल्डिंग तैयार होती है धीरे धीरे, ऐसे मन में भी एक बिल्डिंग तैयार होती है आपकी। वो पता नहीं चलता है लेकिन होती है वो भी। तो वो भी उतनी ही मजबूत होती जाती है जितनी ये भौतिक बिल्डिंग होती है, बारिश से धूप से रे कर मजबूत हो जाती है। ऐसी हो गई। अब हमको पता चला ये सारी बातें झूठ थी, तो अब क्या हुआ? अब हम कह नहीं सकते उसको। अब हम जब कहते हैं तब सामने से उसने जो हमारी ही बातें सुनी, हमारी मतलब माता पिता की या और किसी की, तो वही आदर्श उसके सामने आता है। तो उस समय उसको साधारण रूप से तो वो समस्याएं आएगी। उसके लिए
एक मनोवैज्ञानिक उसकी एक पद्धति होती है उसकी समझाने की, जो मैंने बताया इनडायरेक्ट एजुकेशन उसको कहते हैं। वो युवाओं के लिए क्या है, उसको खुद को सोचने की तब जरूरत होती है। वो हम कुछ कहे वो मान ले, ऐसा नहीं करना होता है उसमें। वो खुद सोचे, इस तरह का उसको तैयार करना पड़ता है, उसको खुद सोचने के लिए मजबूर करना पड़ता है। और ये हमने प्रयोग किया साउथ मुंबई में, बहुत सारे युवा थे वहां पर, और वो लोग क्रिकेट पर उस पर सब कुछ देखते थे, पिक्चर भी देखते थे, बहुत मतलब विलासी थे। और कोई कोई व्यक्ति तो उस समय बहुत कुछ स्मोक भी करता था, और कोई कोई तो ड्रग्स भी लेता था। तो ऐसी अवस्था में जब गए तो उन लोगों ने वहां पर चौपाटी पर रहते थे, तो वहां युवाओं का किया, और लगता नहीं था कि वो 2 घंटे बैठेंगे, क्योंकि एक भी व्यक्ति को ऐसी आदत नहीं थी बैठने की। तो वो शोर मचाना, हल्ला करना, एक दूसरे को इंग्लिश में बोलकर उसको एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत ही अमेरिका ही देख लीजिए ऐसा वातावरण था, उससे भी कहीं गुना हो। तो भी वो लोग 2 घंटे बैठे। मैंने उसको ऐसा नहीं कहा कि टीवी नहीं देखो, वो नहीं देखो, वो संकल्प लो, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या क्यों देखते हो, ये क्यों करते हो, तो खुद सोचने लगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। कभी सोचा नहीं था उसने कि ऐसा क्यों। तो आपको भी जब युवाओं को ले, तब उपदेश पद्धति से ज्यादा आप उसको हेतु पद्धति के ऊपर जाए, अर्थात उसको सोचने पर मजबूर करे, तो कुछ नहीं होगा। तो वो खुद सोचकर निर्णय लेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास भी पर्याप्त माहिती होनी चाहिए उसकी, तो हम उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करवा सकते हैं उसको। तो ऐसा पढ़ते हो और क्या सही है, आप विचार करो। वो हम ही सीधा निर्णय देते, ये स्कूल गलत है, ये वो गलत है, ये वो गलत है, ऐसा उसने बताया, ऐसा नहीं कहने का कभी भी बालक को। ये एक युवाओं को बताओ कि हाँ ये भी है और ये भी है। हम कुछ नहीं कहते हैं, ये पक्ष एक है, एक ये है, दोनों है। अब आप विचार करो, और आप विचार करने में सक्षम हो। वो आप यदि पद्धति को लेंगे तो उसके ऊपर उसको प्रश्न आएगा जो वास्तविक उसका प्रश्न होगा, और वो आप जो देंगे वो वास्तविक उसका उत्तर होगा। वो फिट बैठेगा। अभी वो फिट बैठता नहीं है प्रश्न, क्योंकि वो प्रश्न उसका नहीं होता है, इसके लिए उत्तर फिट बैठता नहीं। वो प्रश्न उसका अंदर से जागेगा, और जो हम देंगे तो वो बराबर उसको समझ आएगा। इसके लिए वो प्रयोग करे, उनको सोचना शुरू कराए। वो खुद सोचेगा ना तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आत्मशक्ति से आई हुई जो आज्ञा होती है ना, वो कोई उसको हटा नहीं सकता है, कोई व्यक्ति उसको हटा नहीं सकता है। उसको ही हम लोग प्रसुप्त सुप्त संस्कार कहते हैं, जो साइलेंट मोड में रही हुई हमारी ही आत्मा की आज्ञाएं होती है। और ये एक बार चली गई तो व्यक्ति माता की उठा देगा, पिता को तो फेंक कर आएगा, गुरु को तो कहीं का छोड़ देगा दूर। लेकिन उसके आत्मा ने यदि ऐसा बताया ना, उसके अंदर ने कि हाँ ये बराबर बात है, तो फिर वो किसी की ताकत नहीं है, उसकी खुद की भी, कि वो उस बात को न माने। तो ये एक ध्यान रखे, युवाओं के साथ काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा वो विचार करे, इसका आप ध्यान रखें। हम ज्यादा बोले उसका कोई महत्व नहीं है वहां पर। हम कितने घंटे प्रवचन उसको दे या अनेक बातें उसको बस बताते ही जाए रेडियो की तरह, वो जरूरी नहीं है। वो जरूरी है हम साइलेंस ज्यादा रहे, हम थोड़ा उसको अवसर दे विचारने का, और वो वातावरण दे उसको कि वो विचार करे। तो थोड़ा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सोचेगा तो वो ज्यादा ही, हमारे से ज्यादा वो हल निकाल पाएगा। आचार्य जी यहाँ पर ना एक समस्या, आचार्य जी एक यहाँ पर एक समस्या ये भी आई है, जैसे कि जिस बच्चे की मैंने बताया उसने माना सब कुछ, ये कि हाँ कि जो गुरुकुल शिक्षा है वो अच्छी है, उसको अच्छा भी लगा, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे अभी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं मुझे वही पढ़ना पड़ेगा, कि अगर मैंने वो लिखा जो उधर मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ गुरुकुल के जैसे विषय में या अपनी संस्कृति के विषय में, तो मैं उधर दूसरे में मॉडर्न एजुकेशन जो मैं ले रही हूँ मैं वहां पर मैं फेल हो जाऊंगी, और अभी विकल्प नहीं है कुछ उस शिक्षा का, मतलब बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पर उसको दिक्कत आई है। नहीं ठीक है, मतलब वो यदि ऐसा मानती भी है कि भाई मैं जो लिख रही हूँ वो गलत है और गलत लिखना पड़ता है, तो भी वो बहुत बड़ी बात है।
मतलब वो यहाँ तक मान गई ना, वो हाँ जी। बात नहीं है उसके कंफ्यूजन, वो बहुत बड़ी बात है कि वो जो लिखती है तो वो ऐसा तो मान रही है ना कि भाई ये मैं वहां पढ़ती हूँ, इसके लिए वो लिखना पड़ता है, इसके लिए मैं ये लिख देती हूँ मार्क्स के लिए या इसके लिए, लेकिन ये गलत है, ये माहिती या ये जो भी है, तो वो मान गई, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है वो। तो इसको आधार रखते हुए आगे काम करना चाहिए। इसको तो कोई परीक्षा तो पूरे जीवन नहीं आएगी, लेकिन ये तो पूरे जीवन का है प्रोसेस, तो इसके लिए वो ध्यान में रखता है, वो जल्द नहीं करना चाहिए। जैसे उसका कोई ऐसी परिस्थिति है तो हमको उस समय पेशेंस मतलब धीरज रखना है, क्या ठीक है वो करेगी तो अभी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद हम पूछेंगे कि परीक्षा हो गई अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो। तो ये भी जरूरी होता है कि कभी ऐसा कुछ हुआ उसके कैरियर के बारे में या कुछ, तो उसको उसके ऊपर भी सोचना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। गुरुजी खुद का उदाहरण है, गुरुजी का ये खुद तो जब सिस्टम का विरोध आए तो करते थे विरोध सिस्टम का, ये स्कूलिंग सिस्टम ऐसी है वैसी है वैसा है वैसा, कोई प्रायोगिक कोई किसी का परीक्षा देने का आए तो वो उसको मदद करते थे कि भैया आप ये परीक्षा दे दो, कर दो पास, फिर ये करना, फिर ये करना, कोई तकलीफ नहीं। तो ये एक होता है कि वो बहुत प्रभाव करता है उसके ऊपर, तो ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा कोई तकलीफ नहीं, वो बदल गया है, इसका एक लक्षण है कि कम से कम वो ये तो सोच रही है कि वो लिखती है, वो लिखना पड़ता है उसको, वो स्वयं मानती है ऐसा नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है जी। और कोई प्रश्न है तो अंतिम प्रश्न पूछेंगे, बहुत समय हो गया है जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ, कितने साल के बच्चे का मतलब कितने साल के बाद तो बच्चे को अनुशासन करना चाहिए? 6 साल 5 साल के बाद, 6ठे साल से धीरे धीरे शुरू करना है, तो 6ठे साल के बाद आप अनुशासन शुरू कर सकते हैं जी। हाँ जी, प्रणाम। में एक और प्रश्न था कि छोटे बच्चों को हम अक्सर डराते हैं कि खाना खाओ नहीं तो देखो वहां भूत है वो पकड़ लेगा, या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए उसमें इसका तो मुझे बहुत उत्तर मतलब शुरुआत से देना पड़ेगा आपको, बहुत भूमिका करके कि बच्चों का मस्तिष्क क्या होता है, भय से वो क्या क्या होता है, लेकिन मैं एक वाक्य में उसका उत्तर दूं तो ये गलत है। इस तरह से डरा कर तो पहले भोजन नहीं करवाना है, भोजन उसका भूख लगे वो उपाय करना है, और भोजन की उसको व्यवस्थित रूप से विधि जानकर उसको धीरे धीरे देना है कि इतना कितना स्वादिष्ट है ये है ये तो भोजन पचने में जो बाधक भाव है वो आप पहले उसको दे रहे हो, मतलब पहले ही आप मतलब किसी पानी में सफाई करनी है तो पहले आप उसको पत्थर रख देते हो जैसे, और उसके बाद पत्थर ही यदि ऐसा रह जाएगा तो पानी डालोगे तो निकलेगा नहीं, ऐसा करते हैं। तो भय का भाव ऐसा होता है जो पाचन क्रिया को बहुत असर करता है, और बच्चों को भय बहुत लग जाता है किसी का भी, और बड़े होने के बाद भी नहीं निकलता। एक बात याद रखिए, हिटलर आ रहा था पता है ना वो आपको कहानी, तो वो एक बिल्ली उसके सामने मनोवैज्ञानिक को बिठाया गया, वो ज्योतिषियों को भी रखता था, आपको पता है वो। स्टालिन ने उसके बाद उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि वो सामने वाले व्यक्ति ने बचपन में वो बिल्ली से उसको डराया गया था, तो लड़ाई हुई और किसी भी तरह से हारा नहीं, किसी शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, राजनीति से नहीं, दावपेच से नहीं। ऐसे वो हिरण्यकशिपु की कहानी आती है ना कि मैं अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, कोई भी रास्ता नहीं निकला। तो बाद में एक कहानी आती है कि वो नृसिंह ने रूप लिया और उसको उसका मार दिया उसको, क्या ये रात है नहीं, दिन है नहीं, अंदर है नहीं, बाहर नहीं, मैं पशु हूं नहीं, मनुष्य हूं नहीं, ये शस्त्र है, अस्त्र है नहीं, नाखून है। तो ये इस तरह की कहानी स्टालिन की है। वो इतना उसका वो था हराना मुश्किल उसको कि त्रस्त हो गए थे सब। तब मनोवैज्ञानिक लोगों की उसने सलाह ली, मनोवैज्ञानिक लोगों ने उसका पास्ट देखा
मतलब उसके ऊपर जांच बिठाई गई कि इसकी एक कोई कड़ी ऐसी दे दो जो बचपन में ऐसा था, तो उसके बचपन में जानने वाले लोगों को बहुत पैसे दे दिए कि हाँ इसका बचपन हम जानते हैं, और उन्होंने कहा कि ये बिल्ली से डरता था। और आपको आश्चर्य लगेगा कि लड़ाई के सामने उसको बिल्ली पहले 15-20 बिल्ली को उतारा गया। पहले जहां तोपें उतरती थी, बंदूकें उतरती थी, और वो हारता नहीं था, डरता नहीं था। 15 बिल्ली, 10 या 15 बिल्ली को उतारा गया। 10 और 15 बिल्ली को देखकर वो हतप्रभ हो गया, वो बहुत डर कर कांपने लगा। बस वहां पर हार की शुरुआत हो गई उसकी। देखो कितना मस्तिष्क में भय असर करता है। ये गुरुजी ने तो इसके ऊपर पूरी, इसके लिए मैं बताता था, एक वाक्य में मैं नहीं दूंगा, इसकी पूरी भूमिका है। गुरुजी डर के बारे में बताते थे कि डर आपका कितना तक रहता है, जन्म जन्मों तक डर रहता है, केवल एक जन्म में नहीं। इसके लिए भूल से भी ऐसी गलती मत करें कि उसको बताया कि भूत आ जाएंगे या प्रेत आ जाएगा, कोई आपको ले जाएगी, ऐसी डर बनाकर, उससे अच्छा है आप खाना ही न दे उसको उस समय का, कम से कम तो उसका कल मैंने कल जी। काली का दिन था, तो मैंने बोला कि आज माता आई हैं और वो जो भूत बैठा है बेसमेंट में उसको भगा दिया हमेशा हमेशा के लिए। अपनी तरफ से मैं अंडू भी करना चाह रही हूँ जो गलती हो चुकी है। नहीं ऐसा मत करिए। तो उसका मतलब ये एक क्या होता है कि संस्कार बन जाता है। इसके लिए मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का उसको डर न दिखाए। वो भोजन नहीं करता है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, उसका इलाज करिए। उसका इलाज भूत नहीं है कि वो भूत को कितनी बार आप लाएंगे बराबर ना, उसको कोई पेट अच्छा नहीं रहेगा तो कितनी बार भूत को बुलाएंगे। तो ये एक ध्यान रखे कि उसका इलाज करिए, उसकी कोई अच्छी दवाई दीजिए आयुर्वेदिक, और फिर उसकी भूख बढ़े ऐसे उपाय कीजिए ताकि वो खा सके। उसमें बीच में भूत को लाने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज पूरा करते हैं, अगले सेशन में हम मिलेंगे। राजेश्वर राव जी नमस्कार, पूर्ण करते हैं जी। नमस्कार जी। तो फ्राइडे फ्राइडे क्या करना है, फ्राइडे क्या करेंगे आचार्य जी? फ्राइडे क्या करते हैं, कल